अपना दीपक मंदेशा बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा के 125 दिनों में अब तक 48,04,897 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 5,22,634 अधिक है। इस बार यमुनोत्री धाम में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 6.68 लाख के पार पहुंची है। वहीं बद्रीनाथ धाम में 16.54 लाख, केदारनाथ धाम में 14.65 लाख और गंगोत्री धाम 7.47 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकार के मुताबिक चारधाम यात्रा में बढ़ता श्रद्धालुओं का आंकड़ा देवभूमि के प्रति देश भर की आस्था को दर्शाता है। बेहतर यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की आस्था को यात्रा की सफलता का प्रमुख कारण बताया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम में 16.54 लाख श्रद्धालुओं के, जहां श्री केदारनाथ धाम में 14.65 लाख श्रद्धालु और इसके साथ ही गंगोत्री धाम में 7,47,000 श्रद्धालु दर्शन जो है वो कर चुके हैं। और इसके साथ ही साथ देवभूमि उत्तराखंड के धामों के प्रति देश भर की आस्था लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जिसके बाद से आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर हर्ष व्यक्त की है और कहा है कि देश भर के तमाम श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं और साथ ही साथ काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन की है। और रुड़की में आयोजित उत्तराखंड एनईपी कॉन्क्लेव 2026 में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालयों से एनईपी 2020 के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए ठोस और समयबद्ध रोड मैप तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक और तकनीकी रूप में सक्षम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, उद्योग की जरूरतों और भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए। विश्वविद्यालयों में आधुनिक लैब, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप और इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के साथ ही उद्योगों के साथ एमओयू कर छात्रों को इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया गया। कॉन्क्लेव में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नेप के क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिए। तो शिक्षा में नवाचार और इंडस्ट्री सहयोग पर फोकस किया गया और इसके साथ ही छात्रों को मिलेंगे इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर। एक अच्छी पहल भी की जा रही है, जहां रुड़की में नेप के कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। देहरादून में एसआईआर को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसआईआर प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई और राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए। बैठक में बताया गया कि ड्राफ्ट रोल में शामिल कुल 71 लाख मतदाताओं में से अनमैप्ड और विसंगति वाले 24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 15 लाख से अधिक नोटिसों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। प्रक्रिया की निगरानी के लिए 9 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। और देहरादून में बीजेपी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। प्रदेश महामंत्री और एसआईआर प्रभारी तरुण बंसल के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात की। पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता और असामाजिक तत्व बूथ स्तर पर BLO और बीजेपी के BLA-2 को बता दे धमका रही है और साथ ही साथ एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और मतदाता सूची में 2 जगह नाम मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जैसी आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि पारदर्शी तरीके से त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसके साथ ही एसआईआर को लेकर बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत, जहां कांग्रेस पर
बीएलओ को धमकाने का ये बड़ा आरोप लगा है, जिसकी शिकायत बीजेपी ने की है। तरुण बंसल ने सीओ से भी मुलाकात की है। उत्तरकाशी में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम तेजी से चल रहा है। जिले के तीनों विधानसभा सीटों के 558 मतदाता केंद्रों पर बीएलओ निर्वाचन कर्मी दाव आपत्तियों के निस्तारण में जुटे हुए हैं। कुल 63,717 नोटिसों के सापेक्ष 63,428 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 46,723 मामलों की सुनवाई पूरी हो गई है। परोला विधानसभा क्षेत्र में 16,633, यमुनोत्री में 17,504 और गंगोत्री में 12,586 मामलों की सुनवाई पूरी हुई है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अधिकारियों को सभी मामलों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को हटाने पर जोर दिया गया है। तो उत्तरकाशी में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज हो गई है। काम और बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर भी है। जो हमारे नोटिस सर्व हुए थे उसके सापेक्ष डॉक्यूमेंट लेके हमारी जो सुनवाई चल रही है ईआरओ और एईआरओ लेवल पे, यानी तहसीलदार, एसडीएम और एईआरओ, जो हमने अपने वीडियोस को भी कहीं पे बनाया है कार्य को देखते हुए। यह कार्य 31 अगस्त तक पूरा होगा। तीनों विधानसभाओं में लगभग 65 से 70% काम पूर्ण हो चुका है। नोटिस की सुनवाई में मुख्यतः जो डॉक्यूमेंट देने हैं, तो 11 तरह का डॉक्यूमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी से जुड़े हैं किसी भी व्यक्ति की, जिसकी 2003 और 2000 जो अभी वर्तमान में एसआईआर हो रहा है, तो उसमें निर्वाचन नामावली में किसी भी तरह का अंतर है। और चमोली के हिमाच्छादित और दुर्गा मां राजस्व गांव में जनगणना 2027 के तहत दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक इन गांव के लोग घर बैठे ऑनलाइन स्वगणना कर सकेंगे। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना कर्मचारी और सुपरवाइजर घर घर जाकर जनगणना और मैपिंग का काम करेंगे। और साथ ही जिले में कुल 25 रो बाउंड गाँव चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से ऑनलाइन स्वगणना पूरी करने और प्राप्त कोड नंबर सुरक्षित रखने की अपील की है, ताकि घर घर होने वाली प्रक्रिया में आसानी हो सके। तो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे कि घर घर में होने वाली प्रक्रिया आसानी हो सके। इसके साथ ही प्राप्त कोड नंबर सुरक्षित रखने की अपील की है। उत्तराखंड राज्य में जो जनगणना का प्रथम फेज था, जिसमें हाउस लेवल सेंसस होनी थी, वो हमने अप्रैल मई माह में किया। उसके उपरांत अभी हमारे जो हिमाच्छादित गांव हैं, उसमें जोशीमठ तहसील के 23 गांव हैं और चमोली के 2 गैर आबाद गांव हैं। इनमें जनगणना का द्वितीय चरण, जिसको पीई कहते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाती है, यह सितंबर माह में होना प्रस्तावित है। 1 सितंबर से 30 सितंबर को किया जाएगा। उसका स्वगणना का कार्य 17 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। इसमें लोग ऑनलाइन अपने गणना की डिटेल उसमें भर सकते हैं। साथ ही इसके उपरांत 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक इसका पुनरीक्षण भी किया जाएगा। और उत्तराखंड से बड़ी जानकारी, जहां इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हिमालयी राज्यों में अग्रणी बनकर उभरा है। प्रदेश में पिछले 5 सालों में 221 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 84 फास्ट और 137 स्लो चार्जर शामिल हैं। इसके अलावा फेम 2 योजना के तहत 61 अतिरिक्त चार्जिंग यूनिट भी स्थापित की गई है। राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 1,04,000 पहुंच गई है। और इसके साथ ही जिसमें पिछले 3 सालों में 58,000 से ज्यादा ईवी शामिल हुए हैं। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य हिमालयी राज्यों से आगे हैं। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के मुताबिक सरकार पर्यटन और चारधाम यात्रा मार्गों पर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक करने पर जोर दे रही है। सरकार का कहना है कि ईवी को बढ़ावा देने से प्रदूषण और ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
देखिए तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर काम करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही साथ जो ईंधन पर निर्भरता बनी रहती है उसे भी कम करने की एक तरह से कहें तो यहां पर फोकस किया जा रहा है। ग्रीन मोबिलिटी पर धामी सरकार का बड़ा फोकस है। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हिमालयी राज्यों में हमारा उत्तराखंड प्रथम पंक्ति में आया है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगे हैं। आज हम ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश जो है ग्रीन क्लीन रहे और जो हमारा प्रदेश है वो प्रदूषण मुक्त हो। इसके लिए जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम लोग सेमिनार्स कर रहे हैं और हमारा उत्तराखंड जो है इसी योजनाओं के तहत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो मुहिम चलाई है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी बनाई है उसमें आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने काम किया। तो आज उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ 221 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित हुए हैं। आपको और यही मसूरी के दूधली मार्ग पर बारिश की वजह से फिसलन से एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर चली गई। कार खाई में गिरने से पहले एक पेड़ पर अटक गई जिससे उसमें सवार 2 युवकों की जान बच गई। दोनों युवक देहरादून के रहने वाले हैं और हादसे में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रास्ता भटकने के बाद दोनों दूधली मार्ग पर पहुंचे थे। हादसे के बाद दोनों रात भर मौके पर ही पड़े रहे। सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा और ग्रामीणों ने मार्ग पर सुरक्षा रेलिंग लगाने और सड़क सुधारने की मांग की है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां बारिश में फिसलन हादसे की बड़ी वजह बनकर सामने आई है। मसूरी में खाई में जो है एक कार गिरने से बच गई। जहां नियंत्रित कार पर पेड़ पर जाकर अटकी और इस बीच ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर बड़ा हादसा होने से टल गया। बारिश में फिसलन हादसे की बड़ी वजह बनकर सामने आई है जहां मसूरी में खाई में गिरने से कार बच गई। और रुड़की में अमन हत्याकांड के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। देर रात कोतवाली रोड की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकला इमारती के पास बाइक सवार 3 संदिग्धों को घेरने की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई है। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए रुड़की अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में घायल आरोपी ने कथित तौर पर अमन हत्याकांड में 3 लोगों के शामिल होने की बात बताई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। उनकी तलाश में पुलिस ने इकाई आपको बताते चले कि इलाके में कॉम्बिंग शुरू कर दी है और कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो जो आरोपी फरार है उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही एक आरोपी के घायल होने की खबर सामने आ रही है जहां उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसका इलाज चल रहा है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक बदमाश के घायल होने की खबर सामने आ रही है। साथ ही 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पूरे इलाके में पुलिस ने कॉम्बिंग करना भी शुरू कर दिया है और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां रुड़की में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। थाना क्षेत्र में नाकदम हुआ है जो कल एक ब्रूटल मर्डर हुआ था उनका, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी टीमें लगातार गश्त रखी और अभी थाने को सूचना मिली थी वो जो कल के थे वो अपने घर के आसपास कहीं आए हुए हैं। तो हमारी टीम ने तुरंत मूव किया कि करीब 2 बजे के आसपास टहलेगा और नगला इमरती के बीच में एक बाइक में 3 सवार जा रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने को बोला तो रुके नहीं, उनका पीछा किया तो आगे जाके जब उनकी बाइक गिरती है तो उनमें से एक बंदे ने पुलिस की टीम पे फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है जिसमें उसके पैर में गोली लगी है जो अभी सौरभ को के नाम से हॉस्पिटलाइज है, घायल के तौर पर उसको लाएगी। और मसूरी में शनिवार देर रात करीब 3 बजे माल रोड पर एक सूखा पेड़ अचानक टूटकर होटल सूर्य किरण की छत पर जा गिरा। पेड़ पहले माल रोड की एंट्री रेलिंग से टकराया, उसके बाद से फिर होटल की छत पर गिरा। हादसा रात में होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया क्योंकि उस समय माल रोड पर लोगों की आवाजाही कम थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम भी मौके पर पहुंची। कटर से पेड़ को काटकर सड़क किनारे किया गया जिसके बाद यातायात सुचारू हुआ। पेड़ गिरने से होटल की छत क्षतिग्रस्त हो गई और नीचे खड़ी कार समेत अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने माल रोड और मसूरी के अन्य इलाकों में सूखे और जर्जर पेड़ों को चिन्हित कर हटाने की मांग की है। नगर पालिका के मुताबिक पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई है।
तो पेड़ गिरने से देखिए होटल की छत क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके बाद फायर सर्विस ने पेड़ को काटकर वहां से हटाया है और फिर इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि बड़ा हादसा हो गया। एक पेड़ एक होटल पर गिर गया, जिसके बाद इसे कटर मशीन से काटा गया और फिर इस पेड़ को हटाया गया। हालांकि होटल भी क्षतिग्रस्त यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले, जहाँ पर स्थानीय लोगों ने माल रोड और मसूरी के अन्य इलाकों में सूखे और जर्जर पेड़ों को चिन्हित कर हटवाने की हालांकि पहले ही मांग की थी। नगर पालिका के मुताबिक पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां होटल की छत पर पेड़ गिरने की वजह से होटल क्षतिग्रस्त हो गया। और वही मसूरी देहरादून मार्ग के पानी वाले बैंड पर भूस्खलन के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा फिर से धंस गया है, जिस वजह से कुछ समय के लिए दोनों तरफ यातायात ठप रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने मलबा हटाकर मार्ग को एक तरफ से खोल दिया। सुरक्षा के मद्देनजर पानी वाले बैंड पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से यही उम्मीद करूँगा कि शायद ये ठीक हो जाए। अभी कम से कम 20-25 लेबर नीचे काम कर रही है और सूखे फुस्से से उसको भर के ट्रैफिक 2 या 3 घंटे में चालू हो जाए। और लेकिन मैं ये भी बात कहूँगा कि इस सारे एरिया का इस क्षेत्र में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और यहाँ बार बार लैंडस्लाइड जोन यहाँ पर इस एरिया में बन चुके हैं कि अभी हाल में एक पुस्ता कंप्लीट हुआ था और अभी नया पुस्ता तैयार हो गया। इसके जस्ट ऊपर जो रोड घूम के जाती है वहाँ भी कई जगह रोड में फिटनेस है। तो अभी इस पर जल्दी ही प्रशासन को कुछ न कुछ तैयारी करनी चाहिए कि किस एरिया को कैसे ठीक करें। बिल्कुल, ये आज सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि पानी वाले बेंड से कुछ ऊपर जाकर के फिर से एक रोड का एक पोर्शन है वो चला गया है, जिस क्रम में मार्ग को वन वे कर भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संबंध में निर्देश जो है संबंधित थाना अध्यक्ष राजपुर तथा मसूरी एवं सीओ साहब को बता दिए गए हैं और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया गया काम तत्काल स्टार्ट करें। स्टार्ट हो भी गया है काम, बट स्टिल उसमें थोड़ा सा जो पुष्टा है बनाने में समय लगेगा। और सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम ने अचानक करवट ले लिया। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते शहर की सड़कों और नालियों में पानी बहने लगा है। वहीं लोगों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के कारण नालों में पानी की बहाव बढ़ने से आसपास जमी गंदगी और प्लास्टिक झील में पहुंच रहा है। तो बारिश से बहकर झील में जा रही है गंदगी। इस बीच बारिश से बहकर झीलों में ये गंदगी लगातार बहती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और बारिश की वजह से कई दिक्कतें और परेशानियां भी यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि जमी गंदगी और प्लास्टिक झील में पहुंच रही है। तेज बारिश के कारण नालों में पानी का बहाव भी बढ़ने से आसपास के लोगों को दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। वहीं लोगों को आवाजाही में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तेज़ बारिश के चलते शहर की सड़कों और नालियों पे पानी बहने लगा है। वहीं लोगों को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ बारिश के कारण नालों में पानी का बहाव बढ़ने से आसपास जमी गंदगी प्लास्टिक झील में बह रहा है। और राज्य में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नदियां का जलस्तर जो है लगातार बढ़ने लगा है। देहरादून के टपकेश्वर में बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर है। आपको बता दें कि नदी का तेज बहाव और उठती लहरें रौद्र रूप दिखा रही है। तमसा नदी का बढ़ता जलस्तर पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के असर को साफ तौर पर दिखा रहा है। नदी के तेज बहाव को देखते हुए आसपास के लोगों से सावधानी बरतने और नदी के पास नहीं जाने की अपील की गई है। तो तेज बारिश की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमसा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों से इस वक्त सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो लगातार बारिश की वजह से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से बाढ़ की आशंका इस वक्त बनी हुई है।
तमसा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और चमोली के ज्योतिर्मठ में अतिवृष्टि के दौरान तमक नाले में आए तेज पानी और मलबे की चपेट में आकर लापता हुए सीमा सड़क संगठन के चालक हवलदार पंकज रुधौला का शव 12 दिन बाद बरामद कर लिया गया है। 10 अगस्त को ग्राम लोंग सेकड़ी के पास हुए हादसे के बाद चमोली पुलिस, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीमा सड़क संगठन और गढ़वाल राइफल्स की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही थी। तमक नाले से लेकर नदी किनारे तक सघन तलाश की गई। अभियान में सर्च एंड रेस्क्यू डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद ली गई है। लगातार 12 दिनों की तलाश के बाद धौली गंगा नदी के किनारे भला गांव के पास पंकज रुधौला का शव बरामद हुआ है, जहां शव मिलने के बाद पुलिस ने जरूरी वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 12 दिन बाद शव मिला है। और इस बीच आपको बताते चले 10 अगस्त को जवान लापता हुआ था, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। धौली गंगा किनारे जवान का शव बरामद हुआ है और शव मिलने के बाद पुलिस ने ज़रूरी वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 12 दिन बाद मिला लापता जवान का शव और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि अतिवृष्टि की वजह से बड़ा हादसा हुआ, जहां जवान लापता हो गया। लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसके बाद अब 12 दिन बाद लापता जवान के शव को बरामद कर लिया गया है। धौली गंगा किनारे शव मिला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।